ठीक है, तो मैंने आपको कह दिया n का मान बढ़ेगा तो r का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर देखना यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग और n, इसकी बात भी अपन करेंगे। ठीक है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इतनी बातों को उतारने की जरूरत है। आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात समझना, एक बार दोबारा से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बेटा जी, हम कौन सी क्वांटम संख्या के बारे में इस क्लासरूम में जानकारी साझा कर रहे हैं, जरा बताएं। मुख्य क्वांटम संख्या, बोलिए ना। मुख्य क्वांटम संख्या का खोजकर्ता बेटा कौन था? निल्स बोर। और मैं आपको यह कहते बिल्कुल भी बेटा मुझे शर्म नहीं आएगी, आप मुझे बताओ कोष का खोजकर्ता कौन है? निल्स बोर, क्योंकि यहां पर कोष की बात ही हो रही है। ठीक है, अच्छा बताओ ये जानकारी किसकी देती है? कोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में भाग रहा है, उसकी जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या देती है। ठीक है, अब बताओ जैसे ये इधर क्या लिखे बेटा? कोष लिखे, ये इधर सेल लिखे हुए, ये कौन सा बेटा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कोष बेटा जी परमाणु के नाभिक से अनंत तक हो सकते हैं। ठीक है, और इनके मान मैंने यहां पे लिखे, जानकारी मैंने आपको ये दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा मुख्य क्वांटम संख्याओं की चर्चाएं हम आगे चल के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, है ना, इसलिए आपको आगे दिक्कत नहीं आए अपने क्वेश्चंस में। इसलिए मैंने कहा 1s 2s 2p 3s 3p 4s ऐसे कुछ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने, मन से यूं ही दे दिए। ठीक है ना, अब देखिए बेटा यहाँ पे 1s, बोलो क्या यहाँ पे? 1s, और 1s में क्या लिखा है? 1। बेटा 2s में क्या लिखा है? 2। फिर बोलो, फिर ठीक है, जैसे और भी मान लो कि मैं जैसे ये लिख दूं आपको 6f लिख दूं। ठीक है, आप मुझे बताओ 6f में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मैं 7s लिख दूं, बेटा 7s में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात इतनी सी है कि जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो नंबर्स ही बेटा मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, फिर बेटा मैंने यहां पे खुल के बात की बेटा किसकी? परमाणु त्रिज्या और n के बीच में रिलेशन क्या होता है, उनके बीच संबंध क्या होता है। और ये संबंध हमारा जो बहुत डायनेमिक फॉर्मूला था वो कौन सा था बेटा? त्रिज्या का। बताओ क्या ये फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू में n स्क्वायर बटे जेड। हमने इसको जी वर्ग से देखा। ठीक है, और इसको हमने बहुत अच्छे से देखा तो हमें ये मालूम पड़ा r समानुपाती n स्क्वायर। इट मींस कि n का मान बढ़ेगा तो बेटा r का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ रहा है। मैंने कहा मेरे से दूर जाओगे, तुम मेरे से जितना दूर जाओगे, आप मुझे बताओ मेरे से दूर चलने पर क्या कोषों की संख्या बढ़ रही है क्या? और कोषों की संख्या बढ़ रही है तो बेटा त्रिज्या का मान बढ़ रहा है क्या? ठीक है, यही तो बात है सामने। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के वेग और n की बात बेटा अभी हम करेंगे। ठीक है, चलो बेटा इसको कॉपी करो, उतार लो इसको। ओके, मिटा दूं बेटा इसको मैं। देखो भाई, जैसे त्रिज्या का मैं क्रम यहां पे बता, ऑर्डर ऑफ आर। देखो भाई, जैसे बेटा मेरे पास आर के है, फिर आर एल, आर एम, फिर आर, बताओ फिर एन, फिर आर ओ। ठीक है, ऐसे चल के त्रिज्या अनंत तक जाती। ओके, आप मुझे बताएं सबसे छोटा मान किसका होगा? आर के है उधर बेटा, आर ओ मेरे पास। आप मुझे बताओ किसका यहां पे मान सबसे बड़ा हो? बड़ा किसका होगा? आर ओ का होगा ना भाई, ओ का। क्यों भाई ओ का बड़ा? क्यों भाई? क्योंकि परमाणु के नाभिक से ये दूर है और ये परमाणु के नाभिक के पास में है, इसलिए इसकी त्रिज्या बेटा क्या है? छोटी है। और बेटा उसकी त्रिज्या क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो बताओ सबसे छोटा कौन सा हो गया? आर के हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा मान किसका हो गया बेटा? आर ओ का। यस और नो? इसको भी आप उतार बेटा, मिटा दू इसको मैं। ठीक है, हाँ जी बेटा जी।
अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं कि बेटा परमाणु की त्रिज्या और मुख्य क्वांटम संख्या में क्या रिलेशन होता है, उसकी बात हमने अभी ताजा की। अब मैं इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग, देखो इलेक्ट्रॉन का वेग और आपके पास बेटा क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, एन का मान बढ़ने पर वी के मान में क्या फर्क पड़ता है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो बेटा आप मुझे बताओ, एक बार फॉर्मूला याद करो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, किसी एनवे कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था उसका फॉर्मूला क्या था, जरा बताएं। 2 पॉइंट, बेटा बोलो एक बार, देखिए 188 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या था, Z बटे N। बेटा ये फॉर्मूला था क्या, बेटा ये फॉर्मूला था क्या। तो N और V में क्या रिलेशन होता है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जिसको N से डिनोट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का वेग V से अपन डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो बेटा एक बार सूत्र को जी भर के देखो, बताओ भाई, देखो देखिए इससे ये बात निकल रही है क्या, V समानुपाती मतलब 1/n। अरे n क्या V के एंटी प्रोपोर्शनल में है क्या, तो इसका मतलब n का मान बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा तो V का मान बोलो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये आपके बीच यहां पर रिलेशन आ गया क्या, यहां पे परमाणु के नाभिक, ये परमाणु का नाभिक और ये क्या बेटा जी, कोषों की संख्या। तो परमाणु के नाभिक से आप दूर जा रहे हैं, परमाणु के नाभिक से क्या जा रहे हैं बेटा, दूर जा रहे हैं। तो परमाणु के नाभिक से दूर चलने पर सर तो बेटा देखो परमाणु का नाभिक है के, और इससे आप बेटा दूर जा रहे हैं क्या, तो परमाणु के नाभिक से दूर गए, तो बेटा दूर गए तो बेटा किसका मान बढ़ा, एन का मान बढ़ा क्या, बेटा एन का मान बढ़ रहा है क्या। बेटा जब क्या होता है एक्चुअली, जब हम कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हमसे ज्यादा कभी कभी दुनिया वाले ज्यादा परवाह करते हैं, है ना, और जब काम अपनी परिपक्वता की तरफ जाता है तो फिर दुनियादारी वाले अपने टेर को बदल देते हैं, है ना। इस समय बेटा जी आप शिक्षा नगरी चोमू में पधारे हो, इस समय आपका शिक्षा नगरी चोमू में बहुत बहुत स्वागत है, और इस समय आप अपने गली मोहल्ले ढाणी को छोड़ करके चोमू आए। बेटा इस समय आपके संदर्भ में बातें अच्छी भी हो सकती हैं, बातें बुरी भी हो सकती हैं, आपके बारे में कमेंट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, हम करते रहेंगे। लेकिन आपसे मेरा मैसेज है बेटा कि जब आपने ठान लिया, जब आपने सोच लिया कि मुझे इस रास्ते पे चलना है और मैं आगे चल के रहूंगा और ये मुकाम मैं हासिल करके रहूंगा, तो फिर दुनियादारी की परवाह करना आप छोड़ दो, दुनियादारी की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दो और आप अपने काम में पूरा एफर्ट लगाओ। और जब आप अपने काम में पूरा एफर्ट लगाओगे, हाँ मुझे पता है इसमें जोर आएगा, जब कोई बंदा किसी काम को लेकर के बहुत सीरियस होता है तो उसका माथा हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। लेकिन बेटा जी जब आप अपने काम में फुल डेडिकेट होकर काम करोगे तो धीरे धीरे जो परिणाम है वो परिपक्वता की तरफ आने लगेंगे। बेटा जी सबसे पहली बात, भरोसा खुद पे होना चाहिए, फिर दूसरा भरोसा बेटा अपनों पे होना चाहिए, और तीसरा भरोसा बेटा जी भगवान पर होना चाहिए, खुदा पर होना चाहिए, अल्लाह पे होना चाहिए, ईश्वर पे होना चाहिए, है ना। बेटा जी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत छोटा बच्चा है ना, एक बहुत छोटा बच्चा बेटा जिसको आप आसमान में ऊंचा उछालो, ठीक है, वो बच्चा जब आसमान में ऊपर की तरफ जाता है उसके लाड लड़ाते हो, ठीक है, तो बेटा वो बच्चा रोता नहीं, वो बच्चा हंसता है। वो इसलिए हंसता है क्योंकि उसको पता है कि नीचे की तरफ जो आदमी खड़ा है वो मेरा अपना आदमी है और मेरा अपना आदमी मुझे कभी जमीन पर गिरने नहीं देगा, है ना।
और बेटा जी एक बहुत छोटी बिल्ली होती है, ठीक है, आप उसको रोटी देते हो, है ना, और बेटा जी वो बिल्ली पराई होती है और वो कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती आपके घर पे, ठीक है, उसके बहुत नजदीक जाने के बाद वो भागती है क्योंकि उसको पता है कि मुझे खुद पर भरोसा है कि ये बंदा जब मेरी तरफ एफर्ट करेगा मैं भाग जाऊंगी, उसको खुद पे भरोसा है, उसको खुद पे बिलीव है। मैं आपको कहना चाहता हूं, और जिसका कोई ना होता बेटा उसका खुदा होता है। तो आप फिर आगामी भरोसा यदि जीवन में करें तो बेटा अपने इष्ट पे करें, अपने भगवान पे करें। आपको मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप फुल ईयर आपके पास, पूरा साल अपने पास में, ठीक है, हमें तैयारी करनी है और हमें परवाह नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना काम करना है और हमें छोटी छोटी गलतियां जो हमसे होती हैं उनको सुधारना। और जब बेटा छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार के जब इस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बेटा ईश्वर का तृतीय नेत्र आपको दिख रहा है और वो सारा इंसाफ कर देगा, है ना। और किसने जीवन में क्या कर्म किया उसका पूरा लेखा जोखा उसके पास में। बस इतना सा मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लगे रहें, आप डटे रहें। और बेटा इस सेक्टर के अंदर, इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हार उसी बंदे की होती है जो मैदान छोड़ के भागता है और बाकी सब बंदे यहां से जीत के निकलते हैं। इसलिए आपको बेटा फुल डेडिकेशन के साथ में काम करना चाहिए, है ना। आपको इस फील्ड के लिए ऐसे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, ठीक है, कि इस फील्ड में कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बेटा हर फील्ड में सब कुछ है और हर फील्ड में कुछ भी नहीं है। इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ है, बस इसका हायर एजुकेशन कंप्लीट करो और उसके बाद इस सेक्टर में बेटा मजे ही मजे, है ना। ओके, चलो एक बार थोड़ा सा सावधान हो जाओ, एक बार थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, है ना, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ले आओ। क्यों बेटा जी, निराश होकर जीवन में कोई काम नहीं करना चाहिए। कवि ने कहा है कि हंसने से आंखें खुल जाती हैं और रोने से आंखें धुल जाती हैं, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। क्यों बेटे, चलो देखो इधर, परमाणु के नाभिक के बाहर क्या है? अरे भाई परमाणु के नाभिक के बाहर क्या है? कोष। इलेक्ट्रॉन भाग रहे, और भागते हुए इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे भाई? कोष के अंदर भाग रहे हैं क्या? कोष में जो भागते हुए इलेक्ट्रॉन से बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ, हाँ भाई परमाणु के नाभिक से दूर चल रहे हो बेटा, n का मान बढ़ रहा है क्या? बेटा n का मान बढ़ रहा है क्या? लेकिन हमने कहा है n का मान, देखो n का मान जब जितना ज्यादा है, ठीक है, तो बताओ n का मान ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या है बेटा? कम है। बोलो वेलोसिटी क्या है? कम है। तो n का मान बढ़ा तो बेटा v का मान क्या हो गया? v का मान घट गया, ठीक है। ये रिलेशन है बेटा किसके बीच में? n और v के बीच में, ठीक है। फिर एक रिलेशन की बात यहां पे और करते हैं, ऊर्जा और n, ठीक है। तो ऊर्जा और n के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी बात यहां पे करना चाहते हैं, ठीक है भाई। ऊर्जा और n के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी बात बेटा यहां पे करना हम चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा देखना, बात को समझने की कोशिश करें। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था जरा बताएं। E बराबर बताओ क्या था? माइनस का 13.6 इंटू बोलो Z स्क्वायर बटे, ये बेटा एनर्जी का फॉर्मूला था क्या? बेटा एनर्जी का फॉर्मूला था क्या? अब बताओ, ये इसको मैं ऐसा लिख दूं, E समानुपाती -1/n², मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो बेटा फिर बताओ, n का मान बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? E का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। ये एंटी प्रोपोर्शनल नहीं है मेरे बच्चों, ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव यहां पे सिंबल आ रहा है। इसका मतलब n का मान जो बढ़ेगा तो बेटा E का मान भी बढ़ेगा, है ना। और इस बात की घोषणा बेटा मैं पिछली क्लासों के अंदर कर चुका कि मेरे से आप जितना दूर जाएंगे इस क्लासरूम के अंदर उतनी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो बताओ यहां पर इस क्लास में अकॉर्डिंग टू एटम कौन से छोरों की ऊर्जा सबसे ज्यादा है? बताओ, वो जो बैक बेंचर बैठे हैं पीछे की तरफ, उनकी एनर्जी क्या है? सबसे जानदार है। और सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी है? इनकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि ये कहां बैठे हैं मेरे दोस्तों? ये मेरे पास में बैठे, और हमारे पास जो बैठते हैं उनकी ऊर्जाएं कम होती है, ठीक है भाई। तो बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है? पीछे वालों। तो मैं लिख देता हूं, परमाणु का नाभिक है क्या बेटा? परमाणु का नाभिक है क्या? और परमाणु के नाभिक से आप दूर जा रहे हैं क्या?
तो परमाणु के नाभिक से बेटा आप लोग जब दूर जा रहे हैं तो नाभिक से दूर चलने पर बेटा n का मान बढ़ रहा है क्या, और n का मान बढ़ रहा है तो बेटा E का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो मैंने आपको आज इस क्लासरूम के अंदर ये बातें बताने की कोशिश की कि मुख्य क्वांटम संख्या किन किन चीजों को प्रभावित करती है या किससे प्रभावित होती है। मैंने बेटा जी यहां पर त्रिज्या के बारे में बात बोली, मैंने यहां पे वेलोसिटी के बारे में बात बोली, फिर मैंने यहां पे लगे हाथ बेटा जी ऊर्जा के बारे में बात बोली। ठीक है, ये चीजें हमारे काम में आने वाली चीजें हैं। अब हम बेटा जी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, उनको बहुत मजे से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, क्लास में इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए। बेटा जी एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मेरा मन कर रहा है कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिखा दूं। बेटा आज क्या है, 1 जुलाई है, बोलो क्या है। सबसे ज्यादा बर्थडे बेटा कौन सी तारीख को आते हैं लोगों के, 1 जुलाई को। पुराने जमाने के लोग देखोगे ना आप लोग तो अरे हाँ, मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कब पैदा हुए बेटा, 1 जुलाई से लेके 5-10 जुलाई के बीच में। पता है कैसे, डेट ऑफ बर्थ की घोषणा किसने की, पहले गुरुजियों ने की। गुरुजी के पास बच्चा कब गया, 1 जुलाई को जब स्कूल खुला। ठीक है, तो पता है डेट ऑफ बर्थ लिखते समय गुरुजी ने आइडिया दे दिया 1 जुलाई, तो 1 जुलाई कर दिया है। अब देखना जुलाई माह में सबसे ज्यादा जन्मदिन आएंगे, आप लोगों के नहीं, आपसे थोड़ा ऊपर वाली पीढ़ियां है ना, उनके सबसे ज्यादा हैप्पी बर्थडे आएंगे। तुम्हारा भी किसी का जन्मदिन है क्या आज, किसी का नहीं है, चलो बेटा। रोजी हम तो अभी तक आए ही नहीं, चलो बेटा मिटा दूं इसको मैं। अब देखो बेटा मैं छोटे छोटे लल्लू पंजू क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है ना, फिर अपन थोड़े हेवी क्वेश्चनों में जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना। ठीक है बेटा, कर दूं बेटा इसको डिलीट में। चलो देखो भाई एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए n का मान सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन को देख करके बेटा आप हंस पड़ोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे बेटा 2s आपके पास लिखा है, बी ऑप्शन में बेटा आपके पास 2p लिखा है, सी ऑप्शन में बेटा आपके पास 4s लिखा है, और डी ऑप्शन में बेटा आपके पास 6p आपके पास लिखा है। आप मुझे बताएं किसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या सबसे ज्यादा होगी। बोलो भाई किसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे दिख रहा है ना, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा। बताओ सबसे ज्यादा n का मान बेटा किसके लिए है, सबसे ज्यादा n का मान बेटा किसके लिए हो जाएगा, इस 6p के लिए हो जाए, क्योंकि नंबर लिखा हुआ है। यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 4, और यहां पर कितना है 6 है। तो 6 क्या है, अपने आप में हेवी नंबर है कंपेयर टू 4s 2p एंड 2s। ठीक है, तो सबसे ज्यादा n का मान किसका हो गया बेटा बताओ। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन है बेटा जी, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अबे थोड़ा सुन लो तुम लोग, मुख्य क्वांटम संख्या। बोलो क्या बेटा जी, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपका सवाल है, और इसका ए ऑप्शन है मेरे बच्चों, इसका ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है बेटा जी 2, सी ऑप्शन है बेटा 3, और डी ऑप्शन है बेटा 4। और इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए आप सब बच्चों को
मैं थोड़ा सावधान कर दूं, 1 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर मेरी इस क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं बेटा उन सब बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर याद है क्या तुम्हारे को? याद नहीं है तो भी मैं याद करा दूंगा, ओके। बस बने रहो मेरे साथ आप लोग। क्वेश्चन को एक बार बोल के बताओ बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या बेटा जी क्या होगा, ठीक है। आप मुझे बताएं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे बच्चों? 11 होता है, 11 होता है क्या? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हारे बचपन की क्लासों के अंदर आए, बताओ भाई क्या है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। बोलो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11 है, 11 है। बोलो है क्या? सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटली 11 है। आप मुझे बताएं मैंने किस इलेक्ट्रॉन की यहां पे चर्चा की है? मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन की चर्चा की है। और बेटा जी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर घुसा है? कहां है भाई ये? अरे 3s में क्या? देखिए बेटा पहला दूसरा कहां है? अबे कहां है? 1s में। अबे तीसरा चौथा कहां है? ठीक है बेटा फिर ऐसे बताओ 5वें से लेकर के 10वें तक की ये कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं? 2p में। और बेटा जो लास्ट जो 11 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहां है बेटा अंतिम? बता 3s में, ठीक है। अब बताओ भाई तो 3s में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अरे बेटा चर्चा किसकी हो रही है? मुख्य क्वांटम संख्या की चर्चा हो रही है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एडजस्ट कर रहा है? 3s में एडजस्ट कर रहा है। तो बताओ भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या मेरे बच्चों क्या हो गई? अबे क्या हो गई? 3 हो गया कि नहीं हो गया भाई? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन की भावना क्या है? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? आज तुम्हें समझ में आ रही है बात? तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया मेरे बच्चों? तीसरा हो गया क्या? जल्दी से कॉपी करें, मैं अगले पे चलता हूं। आगे चलू बेटा? तो बेटा इसको मैं ठीक है। क्वेश्चन है बेटा नियोन के 6वें या 6वें ओके इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? बेटा नियोन का जो 6वां इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है बेटा जी नन ऑफ दीज। नियोन के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? ओके और इसकी बात बेटा यहां पे क्लास में करना है ना। आप मुझे बताओ मेरे बच्चों यहां पे नियोन की बात यहां पे हो रही है। अरे नियोन जिसका परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? बेटा कितना होता है बताओ ना? 10 होता है क्या? तो ये लो नियोन। ओके बेटा कौन है ये? नियोन, ठीक है। और नियोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। नियोन का बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ही होता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियोन में है कितने? 10। बोलो 10 है क्या? ठीक है। अब बताओ मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन की बात की? मैंने 6वें इलेक्ट्रॉन की बात। अच्छा बेटा बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे पहला दूसरा 1s में घुसा क्या? अरे तीसरा चौथा 2s में घुसा क्या? फिर 5वें से लेकर के 10वां इलेक्ट्रॉन बेटा 2p में डिजर्व करता है क्या? तो बेटा से बताओ, मैं बता रहा हूं आपको। देखो 1 से लेके 2, फिर यहां पर 3 से लेकर के बेटा कितना? 4 और यहां से बेटा 5 से लेकर के कितना? 10 तक का इलेक्ट्रॉन यहां पे घुस रहा है। तो बताओ किसकी बात की? बताओ 6वें की बात की। और 6वां इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें?
2p के अंदर, तो 2p में 2 आ गया क्या? तो बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। ओके बेटा जी, इट्स ओके, ठीक है भाई। चलो एक इसके जैसा ही एक क्वेश्चन बेटा आपसे मैं और साझा करना चाहता हूं, इजाजत है? देखो भाई, बड़ी सिंपल सिंपल बातें बेटा हम आपसे साझा कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा देखना, एक क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट, सीयूईटी एग्जाम के अंदर आजकल जो नए स्टेटमेंट क्वेश्चंस और मिलान वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका फॉर्मेट बेटा क्लासरूम में होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपको मैं कहना चाहता हूं, मतलब जब तक कोई इंस्टीट्यूट एक लेवल की बात बच्चे के साथ में नहीं करेगा, जब तक कोई इंस्टीट्यूट डेप्थ में नहीं घुसेगा, तब तक बेटा जी बच्चे का एग्जाम परफेक्ट लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है बेटा जी वो बहुत हाई लेवल के पेपर आ रहे हैं, और इनके अंदर बेटा जी हम डेप्थ वाली स्टडी करें, और डेप्थ वाली स्टडी करेंगे तो बेटा मेन पेपर में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? मतलब हम जितना लड़ सकते हैं अपने साथ पूरे साल हम लड़ेंगे, है ना? हम बेटा जी जितनी मेहनत हो सके, जितनी हमारे पूरे साल, उतनी मेहनत हम करेंगे, ठीक है? बेटा जी आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हम किस फॉर्मेट पर काम करेंगे, मेरी बात समझना। हम सबसे पहले क्लास के अंदर जो हमारी थ्योरी है और जो क्वेश्चंस है वो रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है? तो क्लासरूम में काम हो गया, ठीक है? फिर इसके अलावा हमारा बेटा डीपीपी सिस्टम रहेगा, फिर बेटा हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉड्यूल्स के अंदर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? मॉड्यूल्स मतलब जैसे केमिस्ट्री के बेटा जी हमने 2 मॉड्यूल तैयार किए, ठीक है? एक तो बेटा जेईटी का मॉड्यूल तैयार किया है और एक सीयूईटी का मॉड्यूल तैयार किया है, ठीक है? और उसमें अलग अलग ब्रांचेज है ना? ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का। ऐसे ही हमने जूलॉजी, बॉटनी के अलग अलग ब्रांचेज के अंदर अलग अलग हमने बनाए हैं। एग्रीकल्चर में जितनी भी शाखाएं आपकी होती है उनके अलग अलग बनाए हैं, मतलब कि जो पुराना स्टडी मटेरियल था अब उसको हमने अपडेट कर दिया, ठीक है ना? अब देखना बेटा उसमें क्वेश्चन की जो लेंथ होगी ना वो बहुत जबरदस्त होगी, ओके? तो उससे क्या है, जैसे आप मान लो कि पर डे आप केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस को सोल्व कर, आपको 30 क्वेश्चंस आ गए, आपको 20 क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है? फिर उसके लिए बेटा हम लोगों ने प्रॉब्लम काउंटर की व्यवस्था की, मतलब कि यहां पर प्रॉब्लम्स सोल्व होंगी, ठीक है? इतने प्रोसेस से जब एक बच्चा, और फिर आपका एमटीएस और बेटा जी आपके आरटीएस, ठीक है, जो कि पूरा साल रेगुलर चलेगा, यदि इन प्रोसेस से कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से यदि निकलेगा तो बेटा उसका केमिस्ट्री हो, चाहे बेटा बायोलॉजी हो, चाहे वो एजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे कुछ भी, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा, ओके? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, मेरी परम इच्छा है कि जो सीयूटी और जेईटी का 2025 में एग्जाम लगेगा उस एग्जाम के अंदर मतलब आप फुल में से फुल नंबर लेके आओ। तो जो हमारी स्टडी का दायरा है उस दायरे को हमने बहुत हेवी लेवल पे ले लिया है, ठीक है ना? तो जिससे क्या होगा, इससे बेटा जी और मजा आने वाला है, ठीक है? मतलब कि क्वेश्चन आपका, कोई क्वेश्चन है आपको बाहर नहीं लगेगा, क्योंकि डेप्थ में और पूरे लार्ज तरीके से एक टॉपिक का हम डिस्कवरी, उसका पूरी चीज यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है? तो ये प्रोसेस बेटा आपके लिए पूरे साल भर चलेंगे, ठीक है? इसलिए बेटा हमारा रिजल्ट जिंदाबाद रहेगा, ठीक है? चलो कथन फर्स्ट, तो पहले कथन के अंदर मैं बात कर रहा हूं बेटा जी, अब जैसे 2 स्टेटमेंट है इसमें, कथन फर्स्ट है, देखो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर r का मान बढ़ता है, r का मान बढ़ता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। फिर है कथन 2, कथन 2,
ठीक है, कथन 2 में लिखा है मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने पर वेग भी बढ़ता है। अभी तक ऑप्शन नहीं है, और अब मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूं। कथन फर्स्ट सत्य है, वह कथन सेकंड असत्य है। बी में लिखा मैंने कथन फर्स्ट असत्य है, वह कथन सेकंड सत्य है। सी ऑप्शन लिखा कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों असत्य हैं, फिर डी लिखा मैंने कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। ओके, तो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले का मैं आपको फॉर्मेट बताने की कोशिश करता हूं, आपको किस अदा में काम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे देखना चाहोगे, कैसे देखोगे, कैसा देखना चाहिए आपको। बेटा देखिए, सब बच्चे तैयार है, आप सब लोग देखो भाई, आपके पास बेटा कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेट है ना। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कथन फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर बेटा r का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बात लिखी है क्या, और ये बात क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अरे मेरे बच्चों, आपने r बराबर क्या पढ़ा था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड पढ़ा था क्या? तो बेटा n का मान बढ़ने पर क्या 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 r का मान बढ़ रहा था क्या? इसका मतलब कथन फर्स्ट क्या है, सत्य है। तो यहां पर इसमें आप इस तरीके से इसको देखें, तो यहां पर लिख दें आप सत्य। बोलो क्या लिखेंगे आप ऐसे, सत्य। ऐसे क्लिक कर दो इस पे। फिर कथन सेकंड में क्या लिखा कि सर मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने पर वेग भी बढ़ता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या मतलब n और वेग मतलब v। तो बेटा से बताओ, वेग वाला जो फॉर्मेट था उसमें क्या था, v बराबर 2.188 इंटू क्या था, z बटे n। अरे नहीं बाबा, यहां पर तो n का मान बढ़ेगा तो v का मान तो घटेगा। बोलो था कि नहीं था? तो इसका मतलब यहां पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब ऑप्शनों की तरफ अपनी नजरें निकाल। देखो बेटा इधर बताओ, कथन फर्स्ट क्या बोल रहा है, सत्य है, और कथन सेकंड असत्य है, और ये क्या बात इसको फॉलो कर रही है क्या? तो बेटा यहां पर पहला ऑप्शन ठीक हो गया क्या? ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर कथन, अच्छा फिर दूसरे में क्या लिखा है, एक बार देखो ना। अरे कथन फर्स्ट क्या है, असत्य है, और कथन सेकंड क्या है, सत्य है। अरे नहीं, हम तो नहीं मानते, ये तो बकवास बात बोल रहे हो आप। फिर बताओ यहां पर क्या लिखा है, यहां पर कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। क्या दोनों आपको गलत दिख रहे हैं क्या? अरे नहीं बाबा नहीं। अच्छा बेटा यहां बताओ डी में, अच्छा फिर यहां पे क्या बोल रहा है, दोनों ही सत्य हैं। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। हम तो यहां पे गौर ही नहीं करेंगे, हम तो किसकी बात करेंगे, पहले की बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ठीक हो गया। ओके चलो कॉपी करो इसको। बेटा आगे चलूं, आगे चलूं क्या? ठीक है भाई। बेटा देखो बात को समझना, यहां पर क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या। पता है जब आप थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चंस आपके सही होने लग जाते हैं, तो बेटा आपको कॉन्फिडेंस आता है। और इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब केमिस्ट्री की क्लास के अंदर एग्रीकल्चर का बच्चा और सीयूटी का बैच हो, तो बेटा जी, और जेईटी का बैच हो, आपको ऐसे लगे ठीक है
कि हम सीख रहे हैं और आपके दिल से आवाज निकले कि हाँ हम सीख सकते हैं, और आप ही के दिल से आवाज ऐसे निकले कि हाँ हम बेस्ट कर सकते हैं इस जगह से, तो बेटा यदि ये इमोशंस आपके अंदर आ गए बेटा, उस दिन आपकी कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत यदि किसी को आता है बेटा, केमिस्ट्री में आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं कहना चाहता हूं, सीयूटी और जेईटी एग्जाम में टोटली रोल आजकल अपने आप में हर विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा रोल आजकल किसका हो गया है? केमिस्ट्री का हो गया। यदि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस तक का रास्ता तय करना है, आपको सीयूटी में बहुत जबरदस्त रैंक लेके आनी है, तो बेटा जी आपका जो केमिस्ट्री है उसको आपको बहुत अच्छे से डील करना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा। और बेटा जी इस केमिस्ट्री का एक फायदा है, ये जब आती है तो बेटा जी छप्पर फाड़ के आती है। मतलब जब ये समझ में आती है तो बेटा जी बहुत सारे टॉपिक मर्ज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो केमिस्ट्री में आपका विजन क्लियर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ने में आपको हैरानी मालूम नहीं होगी, फिर आप किसी किताब को पढ़ोगे तो आपको हैरानी मालूम नहीं होगी। जब आप एक डेप्थ स्टडी के अंदर जाओगे तो बेटा आपका माथा गर्म नहीं होगा। मतलब केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने ही होने चाहिए। और उसके लिए बेटा जी हम ईमानदारी से पूरे साल काम करेंगे, हम पूरा डेडिकेशन दिखाएंगे और समर्पित भाव से बेटा गुरुवाणी की दहलीज में तुम लोग बेटा आए हो। मैं इतना भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट अपनी निष्ठा, ईमानदारी और पूरे कर्तव्य की पालना करता है। पिछले 8 सालों के अंदर बेटा हम लोग बहुत ईमानदारी से बच्चों के साथ में काम करते हैं। मैं इतना आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं इस क्लासरूम के माध्यम से कि आप जब अपना समय आप हमारे को दे रहे हो, आपके घर वाले बेटा अपने संतानों को एक भरोसे के तौर पे यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, बेटा इंस्टीट्यूट पूरी ईमानदारी से काम करेगा। ये मेरा वचन आप सब लोगों को, बस आप अपनी ईमानदारी से काम करते रहो। बेटा मैं बताना चाहता हूं, अभी शुरू के अंदर थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। गुरुजी मेरा मन नहीं लग रहा है ना, गुरुजी मुझे दिक्कत हो रही है ना, लेकिन बेटा धीरे धीरे जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, आप यहाँ रेगुलर पढ़ते रहोगे और आपको मतलब यहाँ पे आपका जब मन लग जाएगा तो बेटा यहाँ पे गुरुवाणी आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। तनाव नाम की कोई चीज बेटा इंस्टीट्यूट में नहीं है, पूरा कोऑपरेट आपको मिलेगा, है ना। जब बेटा एक मासूम शकल के साथ और मुरझाई हुई शकल के साथ भी बेटा तुम मुझे दिख जाओगे ना, तो बेटा मैं आपको पकड़ लूंगा और आपको ये बोलूंगा बेटा क्या दिक्कत है। मतलब आपकी जो परवरिश है ना बेटा वो यहाँ पे बहुत शानदार होगी। बाकी बेटा जी दुनिया के बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है, गुरुवाणी का जो पर्सनल केयर सिस्टम है वो आपको जबरदस्त मिले। गुरुवाणी की फैकल्टीज आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी। गुरुवाणी के अंदर बेटा वो फैकल्टीज आपको मिलने वाली है जो पिछले कई सालों से सीयूटी और जेईटी के बैचों के अंदर अच्छी खासी रैंक दी है, और जो फैकल्टी बहुत अच्छे नॉलेज के साथ, अच्छे अनुभव के साथ और अपने अच्छे जोश के साथ क्लासरूम को मेंटेन करता है, वो फैकल्टी गुरुवाणी के अंदर मिलेगी। और आपको बेटा जी मतलब एक अच्छे लेवल की पढ़ाई यदि करनी है, एक तो बेटा होता है टाइम पास करना, एक होता है बेटा सिर्फ टॉपिक के बारे में हल्का सा डिस्कशन किया, आगे निकल गए और क्लास के अंदर घोषणा कर दी गुरुजी ने सिलेबस पूरा हो गया। अरे नहीं, हमें सिलेबस पूरा नहीं करना, हमें चीजों को डेप्थ से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है और फिर हमें हमारे को सिलेबस समय पे पूरा करना है। ठीक है, पूरे साल भर का शेड्यूल फिक्स है बेटा जी, पूरे साल भर का सब चीजें फिक्स कर दी हम लोगों ने। मतलब इतना सा है कि यदि इस क्लासरूम के अंदर बेटा 45% का बच्चा भी बैठा है तो बेटा वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस का रास्ता तय कर सकता है। गुरुवाणी बाधक नहीं बनेगा, उसके लिए क्लासरूम बाधक नहीं बनेगा, यहाँ का सिस्टम बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी नोटबुक में, आपके पेपर्स में, आपके मॉड्यूल्स में, आपके डीपीपी में और यहाँ क्लासरूम के अंदर सारा दमखम आपको मिलेगा। बस इतना सा है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और मेरे दोस्तों इतना मैं कहना चाहता हूं कि आपको हार्डवर्क तो करना ही करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क किए बेटा कोई मंजिल हम तय नहीं कर सकते। ये इतिहास के पन्नों के अंदर लिखी हुई बात है ना। हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि हमें हार्डवर्क ऐसे पसीना बहा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं ऐसे, अरे नहीं, हम जिज्ञासा के साथ करेंगे, हम मन के साथ करेंगे, हम हमारी आत्मा के साथ में करेंगे। और जब हम हमारी आत्मा के साथ में काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बेटा हमें रोक सके। इसलिए हमें पूरी आत्मा के साथ काम करेंगे, शुद्ध मन से काम करेंगे, अच्छे भाव के साथ में काम करेंगे। और जब आपका मन पवित्र है, आपका मस्तिष्क पवित्र है और सीखने का भाव आपके अंदर है और क्लासरूम में आप इतनी मेंटलिटी बना करके बैठे हो, तो बेटा
फिर ये जगह इतनी कमजोर नहीं है कि आपका सिलेक्शन को यहां से छीन के ले जाए। अरे नहीं, आपका सिलेक्शन बेटा आपकी झोली के अंदर डालेंगे। ये कमिटमेंट बेटा मैं सुबह सुबह आपको करना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी समय और इसी वक्त। और मोबाइल की स्क्रीन पर जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, कमेंट और शेयर आप हमेशा करते रहें और इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैलाने का काम आप सब लोगों का है। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना दमखम दिखाएगा और आपको वीडियोस आगे से आगे बहुत बेस्ट मिलेंगे। वीडियोस की क्वालिटी आपको बहुत बेस्ट मिलने वाली है, कंटेंट आपको जबरदस्त मिलने वाला है। और यदि आप घर बैठे भी यूनिवर्सिटी कैंपस लेना चाहते हैं तो आप वीडियोस को लगातार देखते रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें और डेडिकेशन दिखाएं। बहुत सारी क्लासेस अभी बाकी हैं। आपका भरोसा कभी टूटे नहीं, आप अपनी मंजिलों की तरफ पहुंचते रहे। इसके लिए गुरुवाणी इंस्टीट्यूट आपके साथ ईमानदारी के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।